अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर 25 साल के एक शख्स की जान ले ली जाती है। परिवार का आरोप है कि वो शख्स जय श्री राम के नारे लगा रहा था, लिहाजा उसकी हत्या कर दी गई। बाहर निकाल के चाकू मार दिया। क्या दिल्ली के रहने वाले रिंकू शर्मा को जय श्री राम के नारे लगाने के चलते मार दिया गया? जय श्री राम बोलता था, वो राम का भगत था। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वो जय श्री राम की वजह से मेरे बच्चा ले लिया उन्होंने। क्या राम मंदिर के चंदा अभियान में हुए झगड़े के चलते रिंकू की हत्या की गई? रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में खौफनाक मर्डर हुआ है। आधा दर्जन बदमाश हथियार और डंडे लेकर रिंकू के घर में घुसे और परिवार वालों के सामने रिंकू पर चाकू से हमला कर दिया, फरार हो गए। मंगोलपुरी में बुधवार रात एक 25 साल के युवा रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अभी आप इस पूरे इलाके का माहौल देख सकते हैं, किस तरीके से माहौल जो है वो अभी तनावपूर्ण बना हुआ है। जो आसपास के लोग हैं उनमें दुख भी है और रोष भी है इस हत्या को लेकर। पुलिस का भी यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर किया गया है, पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। रिंकू के परिवार वालों के मुताबिक राम मंदिर निर्माण चंदा अभियान के लिए कार्यक्रम करना 25 साल के रिंकू की हत्या की वजह बना। हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसमें तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले, तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। रिंकू के घर वालों का कहना है कि करीब 4 महीने पहले इलाके में राम मंदिर पार्क में हुए कार्यक्रम से झगड़े की शुरुआत हुई। तब से ही आरोपी रिंकू के पीछे पड़े थे, लेकिन पुलिस हत्या की वजह कुछ और बता रही है। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। रिंकू शर्मा की हत्या की असल वजह जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, तो स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता राखी बिरलान भी रिंकू के परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब बहुत हो गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हत्यारा हत्यारा होता है। किसी सेकुलर नेता ने अभी तक वहां जाने की जहमत नहीं उठाई है, उसके परिवार को सांत्वना देने का प्रयास भी नहीं किया है। अब बहुत हो गया है, अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस ने इस हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश चल रही है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। कल रक्षा मंत्री ने संसद में बताया कि एलएसी से चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। तस्वीरें भी न्यूज नेशन ने दिखाई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आज राहुल गांधी ने इसी पूरे सवाल प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया और उसी के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। लद्दाख के मुद्दे पर चीन के साथ हुए समझौते को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए, तो रक्षा मंत्रालय ने राहुल के एक आरोप का जवाब दिया। राहुल ने कहा, भारत का इलाका पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर फिंगर 4 तक है, तो रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमारी जमीन फिंगर 4 नहीं फिंगर 8 तक है। राहुल ने आरोप लगाया कि समझौते में फिंगर 3 से 4 की जमीन चीन को दे दी।
तो रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 1962 से 43,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का अवैध कब्जा है। इसके बाद राहुल ने पूछा कि डेप्सांग से चीन वापस क्यों नहीं गया, तो रक्षा मंत्रालय का जवाब था डेप्सांग हॉट स्प्रिंग घोघरा पर बात होनी है। इसके बाद राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि सरकार ने चीन को अपनी जमीन दे दी, तो रक्षा मंत्रालय का जवाब आया कि चीन के साथ समझौते में कोई जमीन नहीं गंवाई। Have also agreed, as you will see in the statement, to convene the 10th round of senior commanders meeting within 48 hours after complete disengagement in the Pangong Lake area to address the remaining issues. No date has been set so far for the WMCC. चीन के साथ पिछले 1 साल से लद्दाख को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन समझौते के बाद अब चीन अपने टैंकों को पीछे हटा रहा है। अभी ये पहली स्टेज है डिसएंगेजमेंट की, जिसमें पेगोंग लेक को एक टारगेट बना के किया गया है कि इसके आसपास जो हमारे डिप्लॉयमेंट्स हैं वो वापस हों, जो आर्म्स एम्यूनिशन और इक्विपमेंट वहाँ पर है वो हटें और सेनाएं अपने अपने इलाकों में लौट। सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सच्चाई जानने का हक हर भारतीय का है और ऐसे मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। LAC पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ उस पर राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों का चुन चुन कर जवाब रक्षा मंत्रालय ने दिया और ये साफ कर दिया कि चीन के हाथों भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने वाली। महज समझौता इस बात को लेकर हुआ है कि दोनों देश स्टेटस को बरकरार रखेंगे। वीडियो मुकेश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन के। एक तरफ जहां किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बातचीत की फिर से पेशकश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के आयोजक अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जिसके जरिए किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश हो रही है। पहली 2 तस्वीरें किसान महापंचायत की हैं, दूसरी तस्वीर RLD की महापंचायत की और तीसरी आंदोलन को धार देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर की। हम बारी बारी से सभी तस्वीरों की बात करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के बहादुरगढ़ के किसान महापंचायत में राकेश टिकैत की सियासत की चर्चा करते हैं। राकेश टिकैत लगातार किसान महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में वो बहादुरगढ़ पहुंचे। आंदोलन के बीच किसान संगठन की एकता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। न्यूज नेशन ने राकेश टिकैत से इस संबंध में खास बातचीत की। सवाल ये भी है कि अब जो किसान मोर्चा जो वहाँ से फैसले ले रहा है और यहाँ से जो आपके फैसले हैं उनमें कुछ ना कुछ बीच में दिक्कतें आ रही हैं। कोई अंतर नहीं है, सब फैसले वही लेते हैं, कोई वो नहीं। तो वहाँ से बयान क्यों आया इस तरह के कि राकेश जी पूछते नहीं है पहले, या ऐसा नहीं है? हमारे पंच भी वही है, हमारा मंच भी वही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी यूपी में भी किसान महापंचायत हुई। ये महापंचायत राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से आयोजित की गई थी। हम किसान पंचायत का आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को एहसास हो कि कितनी दूर तक ये मुद्दा फैल चुका है और इससे किसान संगठनों को भी बल मिल रहा है, किसान आंदोलन को भी बल मिलता है। महापंचायत के जरिए समर्थन जुटाया जा रहा है। इसके साथ बॉर्डर पर जमे रहने की तैयारी भी की जा रही है। बॉर्डर पर बैठे किसानों ने ठिठुरती ठंड का सामना किया है। अब गर्मी दस्तक देने लगी है, लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर पर गर्मी से बचने की तैयारी शुरू हो गई है। दिन में धूप तेज होने लगी है। किसान नेता पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एसी लगाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रॉली के अंदर एसी लगा हुआ है और इसी तरह की तकरीबन 15 से 20 ट्रॉली यहां मंगाई जा रही हैं। मैं आज जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा दरअसल वो तस्वीरें हैं एक ऐसी ट्रॉली की जिसमें एसी लगाया गया है, क्योंकि अब सर्दियां तो जा चुकी हैं, सर्दियां किसान झेल चुके हैं और गर्मियों की तैयारियां किस तरह से किसानों ने की हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये ट्रॉली है और इसमें जो आप देख रहे हैं लोग, आप बैठे हुए हैं सभी लोग और गर्मी का एहसास आप देख सकते हैं। टी शर्ट डाली हुई हैं, शर्ट डाली हुई हैं। उसकी वजह यही है कि टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा रहता है, सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में टेम्परेचर से बचने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किसान अब कर रहे हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ट्रॉली के अंदर सामने आप देखेंगे तो एयर कंडीशनर एसी यहाँ पर लगा हुआ है। जो तेवर हैं, जो हालात हैं, उससे साफ है कि ठंड की तरह गर्मियों में भी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की बस एक ही मांग है, 3 कानूनों को वापस ले सरकार। गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं?
ये बात इसलिए क्योंकि ट्विटर पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नफरत फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। क्या भारत में ट्विटर की दुकान होगी बंद? सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। ट्विटर से प्रसारित हो रहे राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर नजर रखने की व्यवस्था हो, इसी पर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी थी और मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया। एक ऐसे वक्त में जब सरकार और ट्विटर आमने सामने हैं, ट्विटर पर लग रहे आरोप बेहद संजीदा हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस इस मायने में अहमियत रखता है क्योंकि अभी तक सरकार के आदेश पर उदासीन रवैया रख रहे ट्विटर को अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा कि आखिर उसका प्लेटफॉर्म कैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्र विरोधी कंटेंट के लिए ट्विटर और उसके अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो, उन पर मुकदमा चल सके, इसके लिए कानून जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 250 से ज्यादा अकाउंट को सस्पेंड करने को कहा था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि देश में 3 करोड़ 50 लाख ट्विटर अकाउंट हैं, इनमें से 35 लाख ट्विटर हैंडल फर्जी है। लिहाजा पूरे मामले में कदम उठाने की जरूरत है। संसद से भी ट्विटर को सख्त संदेश दिया गया है। एक बात जो माननीय सदस्य ने कही है सर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप जब एक प्लेटफॉर्म बनते हैं तो आप अपना एक स्वयं का कानून बनाते हैं कि उसी से हम जांचेंगे कि क्या सही है गलत है, और उसमें भारत के संविधान और भारत के कानून की जगह नहीं होगी तो ये तो नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में ट्विटर के कारोबार की बात की जाए तो 2013-14 में ट्विटर ने 4 करोड़ 17 लाख की कमाई की थी। 2017-18 में ये बढ़कर 43 करोड़ हो गई। वहीं 2018-19 में ये कमाई बढ़कर 56 करोड़ के पार हो चुकी है। यानी कंपनी भारत में मोटी कमाई तो कर रही है, लेकिन वो कानून की बंदिशों को नहीं मानना चाहती। ट्विटर के इसी रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। दुनिया भर में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में उसका विरोध एक बार फिर देखने को मिल रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी। वैलेंटाइन डे की जो पाश्चात्य संस्कृति है, प्रेमी युगलों को चेतावनी है शिवसेना की। और डंडों में चमेली का तेल पिलाया जा रहा है, उनको सावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में विधिवत होती दंड पूजा। इश्क ज़ादों संभल कर, ये लठ पूजा आपके लिए है। मतलब प्यार करने वाले जिस दिन को वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाते हैं, उनके लिए शिवसेना के मध्य प्रदेश प्रमुख ने डंडों पर चमेली का तेल लगाकर आओ भगत का इंतजाम किया है। मध्य प्रदेश के सागर में वैलेंटाइन डे के मौके पर जिन प्रेमी युगलों ने आउटडोर जश्न मनाने की प्लानिंग की है वो समझ जाएं। 14 फरवरी को प्रेमी जोड़ों को क्या करना चाहिए ये भी सुन लीजिए। शहरवासियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने बेटा बेटियों को 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन घर से बाहर ना निकलने दें। बेटा बेटी घर पर रहें, भगवान की पूजा करें, माता पिता की पूजा करें। 14 फरवरी को शिवसैनिक समूचे शहर में रैली के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से समझाइश देंगे। वैलेंटाइन डे करीब है और इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। राम की नगरी अयोध्या में वैलेंटाइन डे का विरोध जताया जा रहा है। अयोध्या के संतों ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग चरित्रहीन होते हैं। वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग एंटी नेशनल सोच रखने वाले होते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन डे के लिए कहीं भी रंच मात्र जगह नहीं है। वैलेंटाइन डे के विरोध हो रही बयानबाजी के बीच हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी का रुख किया और छात्रों से वैलेंटाइन डे को लेकर उनकी राय जानी। कि हर किसी को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का राइट, लिमिट में रह के हर चीज़ करना कुछ गलत नहीं है। क्योंकि वैलेंटाइन डे मनाने वाले एंटी नेशनल होते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, सबकी अपनी राइट्स हैं। जिसको मनाना है वो मनाए, जिसको नहीं मनाना है वो ना मनाए। वैलेंटाइन डे एक प्यार का त्यौहार है, मनाना चाहे तो अच्छे से मना सकते हैं। वेस्टर्न थॉट यूज़ करना ऐसा कोई एंटी नेशनल की तो इसमें कोई बात नहीं है सर। देश में हर साल वैलेंटाइन डे पर धार्मिक सांस्कृतिक संगठन विरोध जताते हैं। इस साल फिर वैलेंटाइन डे के खिलाफ मुहिम चल रही है। टीम न्यूज नेशन। लुटेरी दुल्हनों का गैंग। जी हाँ, पुणे पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को धर दबोचा है जो नकली शादी कर लोगों को चूना लगाकर फरार हो जाती थी।
चौंकाने वाली बात यह है कि ये रैकेट 1-2 नहीं बल्कि 3 राज्यों में फैला था और अब तक 50 से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुके थे। हमारे पास अच्छी लड़की है, लड़की के पिता गरीब है, पैसा देंगे तो शादी करवा देंगे। यही बोलकर लुटेरी दुल्हनों का गैंग लोगों को शिकार बनाता था। पुलिस के शिकंजे में आई ये वो लुटेरी दुल्हनें हैं जो नकली शादी के जाल में लोगों को फंसाती थी और फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती थी। 9 महिला और 2 जेंट्स और एक टेवरा गाड़ी अपने को बरामद हुई। उसमें 2-3 लेडीज है वो गिराई ढूंढती थी कि किसका शादी नहीं हो गया, किसके गांव में बहुत दिन हो गए लेकिन उसको शादी नहीं हो रहा था। ऐसा जाके उनको मिलते थे कि हमारे पास अच्छी लड़की है, लड़की दिखने में अच्छी थी तो आदमी फंस जाता था। लड़की भी अच्छी है, चलो खर्चा तो ऐसा ही शादी में आता है तो चलो गरीब घर के पैसा भी देंगे और शादी करते थे। लेकिन मुंबई में जब एक डिब्बे वाले को इस गिरोह ने लूटा तो मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया। गणेश अर्जुन साबले नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने पुणे के नजदीक पिंपरी चितवाड़ में इस गिरोह पर शिकंजा कसा। पुलिस ने 9 लुटेरी दुल्हनों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। जब उसका प्लान ये था कि 15 दिन तक कैसे भी करके वहाँ रहने का, और वो जो दागिना वगैरह कुछ पैसे देंगे वो लोग, वो सब कुछ ले लेने का और वहाँ से भाग जाने का, फिर वहाँ आने का ही नहीं, ऐसा उसका प्लान था। और ऐसा करके वो भागने ही वाली थी तब उसे पकड़ ली। इस गिरोह का रैकेट न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि गुजरात और कर्नाटक में भी फैला था और 50 से ज्यादा परिवारों को ये गिरोह लूट चुका है। अब पुलिस इस गैंग के बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।